जो रिवीजन है पद्य भाग का हमारा हो चुका है और हमारे जो है लेसन है कृतिका के, वे भी सारा जो है रिवीजन हमारा हो चुका है, सभी लेसन्स माटी वाली से शुरू करके लास्ट तक। और आज अब जो है हमारा सिर्फ जो रिवीजन रहता है वो रहता है हमारा व्याकरण और जो है पद्य भाग। जो हमारा क्षितिज कवि बुक है उसका पद्य भाग का रिवीजन हमारा हो चुका है, तो आज हम जो है गद्य भाग को रिवाइज करते हैं। जैसा बच्चों मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में आपके इंटरनल क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो जो लेसन है वो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है डाला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है पेपर आपका सब्जेक्टिव ही होगा, यानी कि क्वेश्चन जो है 2 और 3 मार्क्स में भी होंगे और जो है ऑप्शन में भी होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन भी जो है पेपर में आपके काफी आएंगे। तो इंटरनल जो है ध्यान से अपना बिल्कुल अच्छी तरह से आपने पढ़ना है लेसन को। तो लेसन है बच्चों आज हमारा दो बैलों की कथा, पेज नंबर 5 है। तो जो बेटा दो बैलों की कथा है, इसके जो लेखक हैं वो है प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी ने इस पाठ के माध्यम से क्या दिखाया है, जो कि जो कृषक समाज है, कि जो हमारे किसान भाई हैं और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है, कि जो हमारा किसान समुदाय है वो किस प्रकार से जो है जीवन निर्वाह करता है और पशुओं से उनका किस प्रकार का भावात्मक संबंध होता है। जैसे एक इंसान की भावनाएं दूसरे से जुड़ी होती हैं, वैसे ही जो है किसान वर्ग की जो है पशुओं के साथ भी भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता जो है आज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। कि आजादी जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी है। देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो बेटा हम क्या देखते हैं, जब लेसन को हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो कृषक समाज है और पशु हैं, वो किस प्रकार आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। यदि हम लेसन को पढ़ते हैं तो हमें प्रत्यक्ष रूप से ये पता चलता है। लेकिन यदि हम परोक्ष रूप से देखें कि इसके अंदर छुपा क्या हुआ है, क्या मैसेज देना चाहता है लेखक इसके माध्यम से, तो इसके माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहता है कि जैसे हीरा और मोती को यदि आजादी आपने लेनी है तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, जिस प्रकार हीरा और मोती को काफी संघर्ष करना पड़ा है अपनी आजादी के लिए। तो इस कहानी में परोक्ष रूप से आजादी के आंदोलन की भावना भी जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग और विकास किया है, कि जिस प्रकार हमारी पंचतंत्र की कहानियां होती हैं या हितोपदेश की कहानियां होती हैं, तो उस प्रकार का जो है इस कहानी में उस प्रकार की जो है सोच भी निकल कर आती है। तो शुरू करते हैं बेटा, कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन होता है। एक बुद्धिमान होता है, एक बुद्धिहीन, तो जिसके पास बिल्कुल बुद्धि ना हो। तो जैसे अगर कोई मूर्खता की बात कहता है तो हम उसको भी कहते हैं गधा है तुम, तो इसलिए जो है गधे को क्या समझा जाता है, बिल्कुल मूर्ख समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जब हम सोचते हैं कि ये आदमी बिल्कुल बेवकूफ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, गधा बोलते हैं। तो गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधे पर उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, कि भाई सच में ही गधा बेवकूफ होता है या वो बहुत सीधा है इसलिए लोग उसे बेवकूफ कहते हैं, कि उसके सीधेपन को देखकर लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। निरापद क्या होता है, सुरक्षित। उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है कि वो बिल्कुल जो है सीधा साधा होता है और सुरक्षित, सहिष्णु, सहिष्णुता, यानी कि सबके साथ उसके अंदर ये नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करने की भावना उसके अंदर हो। तो
इस कारण क्या उसे यह पदवी दी गई है कि वो बहुत भोला भाला है, सीधा साधा है, तभी लोग उसे बेवकूफ कहते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींगे मारती है, ब्याई हुई गाय तो जो है अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। किंतु गाय को लेकिन हमने जो है कभी भी गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा। देखिए लेखक क्या कहता है कि जैसे गाय को बिल्कुल भोली भाली और सीधी सादी कहा जाता है, लेकिन गाय भी क्या करती है, सींग मारती है। लेकिन गाय यदि जैसे ब्याई हुई गाय जो है, तो वो तो कई बार जो है सिंघनी का रूप भी धारण कर लेती है। और उसी प्रकार जो है लेखक क्या कहता है कि जैसे कुत्ता भी सीधा साधा जानवर माना जाता है, लेकिन वह भी कई बार क्रोधित हो जाता है, लेकिन गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की भावना दिखाई नहीं देती। किसकी? गधे के चेहरे पर। चाहे उसको किसी प्रकार से उसकी पिटाई करो, उस पर कितना चाहे क्रोध करो, चाहे उसको मारो, चाहे उसको कैसा भी खाने को दो, लेकिन वह कभी भी जो है किसी भी प्रकार का जो है असंतोष उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देता। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कि वैसाख मास में शायद वो कई बार कुलेल करना होता है, करेडा करना, खेलना, जब अपनी मस्ती में होता है जानवर तो वो कुलेल करता है, दौड़ता है। तो जो है क्या कहता है कि वैसाख मास में चाहे जो है हमने उसको कई बार कुलेल भरते हुए देखा हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए देखा नहीं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मीन्स दुख की भावना, विषाद होता है दुख। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दिशा में दशा में उसे बदलते नहीं देखा। कि चाहे सुख दुख हो, लाभ हानि हो, कैसा ही उसको अच्छा खाने को दो, बुरा खाने को दो, लेकिन उसके चेहरे पर ये हाव भाव बदलते दिखाई नहीं देते। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब अंतिम सीमा। कि जैसे ऋषि मुनि बहुत सहनशील होते हैं, उनके अंदर बहुत सहन शक्ति होती है, वे बहुत मेहनती होते हैं। यानी कि वो बहुत, जैसे मान लीजिए वो ध्यान मगन होते हैं तो पूरा जो है ध्यान लगाते हैं, तो इस प्रकार से जो है ऋषि मुनियों के सारे गुण किस में आए हुए हैं? गधे में आए हुए हैं। वे सभी उसमें पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कि जैसे बिल्कुल बेचारा सीधा साधा है, भोला भाला है, सहनशील है, तो ये सारे उसमें ऋषि मुनियों के गुण आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कि इतना जो सीधापन है उस यदि यानी कि क्या कहना चाहता है लेखक? यदि बहुत ज्यादा सीधे रहोगे संसार में, तो लोग आपको क्या कहेंगे? गधा कहेंगे। तो बहुत सारा पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। तो कहते हैं कि भारतवासियों की अफ्रीका में देखिए कितनी दुर्दशा हो रही है। कि वहाँ के लोग ज़्यादा एडवांस है, जैसे अमेरिका वगैरह है, तो वहाँ जो है भारतवासियों को क्यों बेवकूफ समझा जाता है? क्यों? क्या बेचारे वे शराब पीते हैं? नहीं पीते। और जो है बुरे समय के लिए, कुछ समय होता है बुरे समय के लिए, भारतवासी जो है 4 पैसे भी बचा कर रखते हैं और जी तोड़कर मेहनत भी करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते और 4 बातें सुनकर भी गम खा लेते हैं और फिर भी बदनाम हैं। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो शायद सभ्य कहलाते। तो क्या कहता है लेखक? यदि भारतवासी भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो वो सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है।
एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, कि एक ही विजय प्राप्त करने से जापान जो है सभी जातियों में जो है सभी सभ्य जातियों में गिना जाने लगा। गणय मीन्स गिना जाने लगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। तो गधे का छोटा भाई किसे कहा है लेखक ने? बैल को। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या कहता है लेखक? बैल को गधे का छोटा भाई कहता है और बछिया का ताऊ भी कहता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। कोई और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है। यानी कि सहनशीलता में, सहन शक्ति में, सीधेपन में जो बैल है, वैसे तो बैल क्या है? गधे का छोटा भाई है। लेकिन सहनशीलता में और सीधेपन में जो है, गधा बैल से ऊपर है। क्योंकि बैल तो कभी-कभी जो है सींग वगैरह मार भी देता है, अड़ियल भी हो जाता है, लेकिन गधा कभी अड़ियल नहीं होता। अब झुरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब जो है हमारी कहानी शुरू होती है कि झुरी काची नाम का एक किसान है और उसके दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर थे। तो पछाई क्या है बेटा? बैलों की एक जाति है। जैसे मुर्रा नस्ल की भैंस वगैरह होती हैं, ऐसे ही पछाई जो जाति है वो एक नस्ल है बैलों की। तो हीरा और मोती कौन सी जाति के बैल थे? पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। तो जो दोनों बैल थे वो बहुत ही सुंदर थे, हृष्ट पुष्ट थे, और बहुत दिनों जो है साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा भी हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यानी कि वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी जो है दोनों आपस में जो है एक दूसरे की भावना को समझते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, कि एक बैल हीरा मोती की बात को कैसे जाता था और मोती हीरा की बात को कैसे समझ जाता था, मुझे नहीं पता। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, गुप्त मीन्स छुपी हुई, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कि जैसे मानव कहता है कि मैं सब जीवों से श्रेष्ठ हूँ, तो ऐसी गुप्त शक्ति जो है मानव के अंदर भी नहीं है, जो हीरा और मोती के अंदर थी, कि वो बिना कहे ही एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। जो आदमी जो है सभी जातियों में श्रेष्ठ होने का दावा करता है, वह भी जो है बिना कहे एक दूसरे की बात नहीं समझ पाता। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर जो है अपना प्रेम व्यक्त करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। कि कई बार दोनों जो है सींग भी मिला लिया करते थे, अलगाव के भाव से नहीं, विग्रह समास में पढ़ा है ना, विग्रह। तो विग्रह होता है अलग करना, तो अलगाव के भाव से नहीं एक दूसरे को जो है सींग मिलाते थे, बल्कि वो किस भावना से मिलाते थे? विनोद के भाव से। यानी कि जो है किसके भाव से? करेड़ा, खेलने के भाव से जो है वो सींग मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है, कि जैसे जब दो दोस्त घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, तो वो जो है एक दूसरे से काफी जो है हल्ला गुल्ला करते हैं। इसके बिना दोस्त कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। और इसके बिना यदि हल्ला गुल्ला ना हो दोस्तों में, तो जो दोस्ती है वो फुसफुसी सी रहती है, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते,
उस वक्त हर एक को यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। कि दोनों बैलों से जब खेत की जुताई की जाती थी तो दोनों को यही होता था कि ज्यादा बोझ हीरा पर नहीं आए, हीरा सोचता था मोती पर नहीं आए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते एक तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। कि दोपहर को या संध्या के समय, शाम के समय जब दोनों को रेस्ट के लिए छोड़ा जाता तो वो एक दूसरे को चाट चूट कर जो है अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। कि जब वो अपनी उसमें जो है अपना भूसा खाते थे, घास खाते थे नांद में डला हुआ, तो दोनों एक साथ ही उस नांद में मुंह डालते थे जहां उनका चारा पड़ा हुआ था खली। और दोनों यदि एक हटा लेता था तो मुंह दो दूसरा भी हटा लेता था। और दोनों एकदम उसमें मुंह डालते थे और दोनों ही जो है खाकर और पेट भर के जो है एकदम दोनों बैठ भी जाते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा या लगा या बुरा कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। तो एक बार क्या हुआ बेटा कि जो झुरी काछी था, जिसके वे बैल थे, किसान का नाम क्या था, जुरी काछी। तो जिसके वो बैल थे जुरी काछी के, तो उसने क्या किया कि अपने साले के यहाँ दोनों बैलों को भेज दिया। तो साले का नाम था गया। तो बैलों को क्या पता था, बैलों ने सोचा भाई इन्होंने हमें बेच दिया है, कि जुरी ने जो हमारा मालिक है इसने हमें बेच दिया है। तो उन्होंने जो है गया को जो है उन बैलों को घर ले जाना जो है दांतों पसीना आ गया। यानी कि गया को उन दोनों बैलों ने बहुत तंग किया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। तो बैल क्या, अगर उनकी आवाज होती तो वो झुरी से पूछते कि क्या हमने तुम्हारा काम करने में कमी रखी है, यदि और चाहते तो हमारे से और काम ले लेते, लेकिन हमें किसी दूसरे के हवाले क्यों कर रहे हो। अगर इतनी मेहनत से नहीं काम चलता था तो हमारे से और काम करवा लेते, हमें तो तुम्हारी जो है नौकरी में मर जाना ही कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नींद लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। तो क्या हुआ कि शाम को जैसे ही वे बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, झुरी के साले गया के घर पहुंचे तो दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में चारा डाला गया तो उन दोनों में से किसी ने नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। तो दोनों बैलों का दिल भारी हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि झूरी का घर जो है उनसे छूट गया था। और अब वो कहाँ आ गए थे, गया के घर आ गए थे, झूरी के साले गया के घर। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे, पराये लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पग ही तुड़ा डाले। जो रस्सियां जिनसे वे बंधे हुए थे उन दोनों को
उन दोनों ने उन रस्सियों को तोड़ दिया जब सब सो रहे थे और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि वे कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में ही रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में सवर झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर सने से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था कि जब झूरी ने अपने बैलों को देखा तो उन्होंने दोनों बैलों को गले से लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी कि गांव में ऐसी घटना पहले घटित नहीं हुई थी कभी भी। इसलिए यह जो घटना है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो बाल सभा थी, जो बालकों की टोली थी, उसने क्या जो है डिसीजन लिया कि दोनों बैलों को क्या दिया जाना चाहिए, कि दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र दिया जाना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। तो सबने जो है इस प्रकार जो है अभिनंदन किया दोनों बैलों का बालकों की टोली ने। इसके बाद क्या होता है कि संयोग की बात होती है कि सभी जो है बालक टोली जो है स्वागत करती है किसका, दोनों बैलों का। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। क्या कहता है बालक कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे जैसे ये बैल हैं। दूसरे ने समर्थन किया और दूसरे बालक ने जो है इस बात का समर्थन किया कि हाँ ऐसे जो बैल हैं वो किसी के पास नहीं है। इसके बाद इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे इस जन्म के आदमी हैं, कि शायद पहले जन्म में वे इंसान होंगे, वे बैल नहीं। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे इस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं था कि जो तीनों बच्चे कह रहे थे उसका जो है अपोजिशन में जाने का जो है किसी को भी साहस नहीं था। चूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया भाग खड़े हुए। और झूरी की पत्नी ने जब सुना कि देखा कि दोनों बैल आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि कितने नमक हराम हैं, क्योंकि वे उसके भाई के वहां से जो है वापस आ गए थे। इसलिए झुर्री की पत्नी ने कहा कि कितने नमक हराम है कि एक दिन जो है मेरे भाई के यहाँ इन्होंने काम नहीं किया और ये वहां से भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। झूरी कहता है कि तुम्हारे भाई ने जो है अपने साले को कहता है, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कि तुम्हारे भाई ने दाना चारा ना दिया होगा इसलिए दोनों भाग आए हैं। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। तो जो झुरी की पत्नी थी वो इस बात से चिढ़ गई और उसने कहा कि जैसे तुम बुद्धू हो ना, सारा दिन बैलों को सहलाते रहते हो। झुरी की पत्नी किसको कहती है, झुरी को, कि तुम सारा दिन बैलों को सहलाते हैं रहते हो, तुम्हारी तरफ बुद्धू नहीं है मेरा भाई। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, यदि खिलाएंगे पिलाएंगे तो रगड़ कर काम भी लेंगे। ये दोनों ठहरे कामचोर, कि ये दोनों तो कामचोर हैं, भाग निकले होंगे
अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलेगा। अब देखती हूँ इनको कहाँ से जो है खल और दाना मिलेगा। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो जो झुरी है वो जो है क्या कहता है नौकर को कि थोड़ी बहुत खली तो डाल देते इनको, लेकिन कहता है जो नौकर कहता है कि नहीं, मालकिन ने मना किया है और बाद में तुम भी मालकिन की बात ही मानोगे। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार कैसे ले गया वो? दोनों बैलों को जो है गाड़ी में जोत कर ले गया। और दूसरे दिन क्या हुआ, जब वो गाड़ी में से जोत कर ले गया, दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। जो हीरा है वो ज्यादा सहनशील है। तो सहनशील कौन है बेटा? हीरा। हीरा जो है वो ज्यादा सहनशील है। किससे? मोती से। मोती को तो कई बार गुस्सा आ जाता है, लेकिन हीरा फिर भी सहनशील है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। अब शाम को जैसे ही गया उन बैलों को लेकर घर पहुंचा, तो दोनों को जो है मोटी रस्सी से दोनों को बांध दिया। किसने? गया ने। इसके बाद क्या हुआ कि और कल की शरारत का मजा दोनों को चखाया। फिर वही सूखा भूसा जो है गया ने डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूरी चूनी सब कुछ दी। क्या किया गया ने? अपने बैलों को तो खल चूरी सब कुछ दिया, लेकिन जो झुरी के बैल थे उनको केवल सूखा भूसा उन्होंने डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था कि झुरी इनको इनकी कभी भी पिटाई नहीं करता था अपने दोनों बैलों की। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे कि जैसे ही झुरी जो है बैलों को पुकारता तो दोनों उड़ने लगते थे। एक आवाज में जो है झुरी की दोनों बैल जो है उड़ने लगते थे, यानी कि काम करने लगते थे जैसा झुरी चाहता था। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्याथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। और यहाँ पर क्या था बेटा? सम्मान तो था ही नहीं उन दोनों का, और उसके बावजूद सूखा भूसा भी मिला। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दोनों ने जो है बिल्कुल भी चारा नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा के नाक पर खूब डंडे बरसाए, तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। तो क्या हुआ, जब हीरा को बहुत ज्यादा मारा उसने, किसने? गया ने। तो क्या हुआ, गया ने जब बहुत ज्यादा पिटाई की उसकी, हीरा की, तो मोती को जो है गुस्सा आ गया, और मोती ने जो है सारा सब कुछ जो है तोड़ दिया। जुआ रस्सी सब टूट टाट कर बराबर हो गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने जो है क्या इशारा किया मोती को कि भागो मत। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बार अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। यानी कि जो है वो समझाता है मोती को कि भाई जब हमने जन्म ही बैल का लिया है तो हम मार से कब तक बचेंगे।
गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो फिर जो है हीरा समझाता है मोती को कि नहीं, मारना जो है हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, यानी कि दिल महसूस कर रह गया। मोती का मन तो कर रहा था कि इनको उल्टी टक्कर मार दी जाए, लेकिन फिर भी वह मन महसूस कर रह जाता है। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की। इस वक्त जो है गया ने दोनों बैलों से मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। कि जब उन्होंने बैलों के तेवर देखे गया ने और उसके साथियों ने, तो उन्होंने सोचा कि इस वक्त जो है इन बैलों का मूड जो है बहुत खूंखार है, तो इस वक्त जो है इन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। आज फिर क्या हुआ कि दोनों को जो है सूखा भूसा दिया गया। और क्या हुआ उसके बाद, सूखा भूसा देने के बाद दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली, जब घर के लोग भोजन कर रहे थे, और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यानी कि वे उस लड़की के प्रेम से गदगद हो गए। जो छोटी लड़की उनके लिए रोटियां लेकर आई थी, उसके प्रेम से वे गदगद हो गए। उनका मन जो है उसके प्रेम को देखकर प्रसन्न हो गया। उनका पेट तो नहीं भरा एक रोटी से, लेकिन वे प्रसन्न हो गए। दोनों के जो है यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, तो उन्हें जो है यह बात समझ आ गई कि यहाँ भी जो कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी कि जो छोटी लड़की थी वो भैरव की थी, और उसकी सौतेली माँ आई हुई थी और वह उसे बहुत मारती थी। इसलिए इन बैलों से एक प्रकार का उसका आत्मीयता का संबंध हो गया था, क्योंकि भैरव की लड़की को उसकी सौतेली माँ मारती थी, और बैलों को और अच्छी तरह से खाना वगैरह नहीं देती थी। उसी प्रकार बैलों को कौन मारता था? गया जो है काफी मारता था, और उनको अच्छी तरह से भोजन भी नहीं देता था। इसलिए उस छोटी लड़की और बैलों की जो सिचुएशन थी वो लगभग एक जैसी थी। तो दोनों की जो परिस्थितियां है वो एक जैसी थी, इसलिए बैल जो है और जो छोटी लड़की है, दोनों की आत्मीयता एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 लगाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। कि सूखा जो है भूसा खाने के बावजूद भी दोनों जो है फिर भी ठीक ठाक थे, इतने दुर्बल नहीं थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन गया के प्रति जो है दोनों के अंदर विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? तो मोती ने क्या कहा कि अब इतना जो है जुल्म नहीं सहा जाता। तो हीरा ने कहा, क्या करोगे? एक आध को सींग उठाकर फेंक दूंगा, सींगों पर उठाकर। तो मोती क्या कहता है, एक आध को जो ज्यादा हमें तंग कर रहा है उसको सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हुए वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना जो है मना है, यह भूले जाते हो।
तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो क्या हुआ कि दोनों जो है आपस में बातें कर रहे हैं, हीरा और मोती। तो हीरा कहता है कि भई थोड़ा-सा सहन शक्ति रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोती कहता है कि मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ और कहता है जी, मैं इस घर के मालिक को सींगों पर उठाकर फेंक दूँगा। तो फिर जो है हीरा उसे फिर समझाता है मोती को कि ये जो छोटी लड़की हमें रोज 2 रोटियां देकर जाती है, यह इसके पिता है, इस घर के मालिक। और अगर हमने इसको मार दिया तो ये लड़की बेचारी अनाथ हो जाएगी। फिर कहता है कि उस मालकिन को ही सींगों पर उठाकर फेंक दूं, जो इस लड़की को काफी तंग करती है। कौन कहता है? मोती। तो फिर हीरा कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि औरत जात पर जो है सींग चलाना हमारी जाति के विरुद्ध है। भाई हमारी जाति वाले जो है औरत पर औरत को नहीं मारते। तो हीरा जो है हीरा की सभी बातें जो है मोती स्वीकार कर लेता है। सहनशील कौन है बेटा? हीरा। सहन शक्ति किसके अंदर है? हीरा के अंदर। जो नर्म स्वभाव का है वो कौन है? हीरा। और जो खूंखार स्वभाव का है, जो जल्दी ही गुस्से में आ जाता है, वो है मोती। तो फिर क्या होता है बेटा? कहता है कि रस्सियां तुड़ाकर भाग जाए। तो क्या है, हाँ, जो है मोती उसकी हीरा जो है मोती की बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, यह सजेशन तुम्हारा ठीक है कि रस्सी तुड़ाकर भाग चलो। लेकिन इतनी मोटी रस्सियां कैसे टूटेंगी? इसका भी एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे धीरे धीरे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो चुकी है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराम खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो।